तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रेमर्स रूल के बारे में बात करेंगे। इक्वेशन देख रहे होगे कि आप ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, तो उस तरह के इक्वेशन को आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो, मगर अगर इसी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन से, इसीलिए टॉपिक क्रेमर्स रूल एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट के टॉपिक में भी आता है, तो अगर आप डिटर्मिनेंट यूज़ करके इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करो तो जो मेथड होता है उसका नाम पड़ता है क्रेमर्स रूल। अब वो सॉल्व कैसे होता है, क्या करते हैं, पहले से पहले आपको ध्यान ये देना है कि क्रेमर्स रूल या यूज़ करने से पहले इक्वेशन का जो आइडियल फॉर्म होता है वो ये है कि जो कांस्टेंट है वो हमेशा इक्वल के बाद होना चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में कांस्टेंट इक्वल के बाद ही दिया रहता है, पर कई क्वेश्चन में, जैसे कि ये जो एग्जांपल आप देख रहे होगे, यहाँ पे जो है कांस्टेंट आपका इक्वल के पहले दिया हुआ है एक इक्वेशन में, दूसरे वाले में, ठीक है। तो उसको हम लोग रीराइट कर लेंगे, जो इक्वल के बाद इस कांस्टेंट को ले जाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले में कांस्टेंट इक्वल के बाद पहले से ही था, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। ये करने के बाद आप पहला एक डिटर्मिनेंट लोगे जिसको डी नाम देंगे हम लोग। कई लोग डेल्टा यूज़ करते हैं, कई लोग डी यूज़ करते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अब इस डी का तरीका क्या होगा लेने का, आप एक्स का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में देखो। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, वो आप इस तरीके से कॉलम वाइज लिख दो। पहला वाला कॉलम इज़ डेडिकेटेड फॉर एक्स, सेकंड कॉलम इज़ डेडिकेटेड फॉर वाई, फॉर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई एक्चुअली। तो यहाँ पे जो वाई का कोएफिशिएंट है वो 1 है, इधर 3 है, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया 2 × 2 ऑर्डर का। अब यहाँ आप एक चीज़ और समझ लो, ये इक्वेशन बना, पहला वाला रो 2 1 पहले वाले इक्वेशन का कोएफिशिएंट से बना, और सेकंड रो सेकंड वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट से बना। या फिर उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि फर्स्ट कॉलम विल कंटेन ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, सारे इक्वेशन का, सेकंड कॉलम सिमिलरली विल कंटेन कोएफिशिएंट्स ऑफ वाई ऑफ ऑल द गिवन इक्वेशंस। अब इसको कर लेना है आपको एक्सपैंड करने के बाद ध्यान ये देना है कि ये जो डी आए वो ज़ीरो ना आए। ये ज़ीरो नहीं आएगा तभी आप आगे सॉल्व करके जो है इसका वैल्यू निकालना एक्स और वाई का पॉसिबल। अगर ये ज़ीरो आ गया तो एक्स और वाई का वैल्यू सॉल्व करके निकालना पॉसिबल नहीं है, आप वहीं पे स्टॉप कर जाओगे, राइट। अब क्यों डी का वैल्यू ज़ीरो होने से ये प्रॉब्लम आता है, वो हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। इसके बाद जो काम आपको करना होगा वो dx निकालना होगा। कई लोग इसको भी d1 करके यूज़ करते हैं, तो बात एक ही है, आप dx करो या d1 करो। लॉजिक इसका ये होता है, x लेने का लॉजिक ये है कि ये आप ऐसा आइडेंटिफाई करोगे कि करना क्या है आपको यहाँ पे, कि x वाला जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये x वाला है, और इसको हम लोग y को डेडिकेट कर देते हैं। तो जो x वाला जो कॉलम है जिसमें 2 और 4 आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, विल गेट रिप्लेस्ड बाई dx का मतलब कॉलम ऑफ x विल गेट रिप्लेस्ड बाई द कांस्टेंट टर्म्स। जो कांस्टेंट टर्म आपको इक्वल के बाद दिख रहा है यहाँ पे -1 और 1, वो 2 और 4 की जगह पे आ जाएगा। 1 और 3 y वाले कॉलम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये dx है। इसको भी एक्सपैंड कर लेंगे, तो -3 -1 ये -4 हो गया। अच्छा, ये ज़ीरो हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, dx और dy का वैल्यू जो भी है, d सिर्फ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है यहाँ पे वो ज़ीरो हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ज़ीरो होता तब भी आगे करते हैं, नहीं है तब भी आगे करेंगे। dy में क्या करेंगे, y वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट -1 और 1 के साथ। इसका मतलब d में चले जाते हैं, सारा रेफरेंस d से होगा, तो यहाँ पे y के कॉलम को चेंज करना है, तो पहला कॉलम 2 और 4 विल रिमेन एज इट इज़, एंड y वाले कॉलम की जगह पे जो ओरिजिनली d में 1 3 था वो -1 और 1 आ जाएगा। इसको भी कर लेंगे एक्सपैंड, तो यहाँ पे 2 माइनस फॉर द फॉर्मूला एंड -4, यहाँ से जो वैल्यू आएगा विल बिकम पॉजिटिव एंड इट विल गिव अस 6। तो ये dy का वैल्यू आ गया, आप कुछ नहीं करना, अब सीधा फॉर्मूला में आ जाएंगे। तो x निकालने के लिए फॉर्मूला है dx बाई डी। नाउ dx का वैल्यू क्या है, -4, d इज़ 2, तो x हो गया आपका -2। उसी तरीके से अगर y निकालना होगा तो y का फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई डी। dy क्या है 6, d था 2, सो योर x इज़ -2 एंड y इज़ 3। तो ये जो चीज़ था कि d ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए आप खुद ही देख रहे हो। फॉर्मूला x और y का क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर में d है, तो अगर डिनोमिनेटर में d आ जाता है और d का वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ dx कुछ भी हो उसके बाद, अगर d ज़ीरो हो गया तो x और y दोनों ही अनडिफाइन हो गए, मतलब x और y निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो d ज़ीरो होने का मतलब कि आपको आगे नहीं बढ़ना, आप वहीं रुक जाओगे। dx dy का वैल्यू अगर ज़ीरो होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान लो dx ज़ीरो होता तो x का वैल्यू ज़ीरो आता, विच इज़ अ वैलिड वैल्यू। x का आंसर या y का आंसर ज़ीरो आ ही सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा एक एग्जाम्पल, 2 रो 2 कॉलम का, मतलब 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व क्रेमर्स रूल के हेल्प से कैसे करेंगे। 3 वेरिएबल का भी दे सकता है आपको। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है।
यहाँ पे सारा कांस्टेंट इक्वल के बाद है, तो सॉल्व करना है इसको। अगर क्रेमर सोल्यूशन है तो कांस्टेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सीधा एक डी लेंगे। डी में पहले वाले कॉलम में x1 का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे 3 है तो वो आ जाएगा। दूसरे वाले कॉलम में x2 का कोएफिशिएंट 4 है, -2 है, 2 है, और लास्ट वाले x3 के लिए जो कोएफिशिएंट्स है वो हम लोग पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद इस डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड आप जहाँ से चाहे वहाँ करो, प्रॉपर्टी यूज़ करके करना चाहो वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हो। तो हम लोग अगर इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लें तो 3 के साथ उसका कोफैक्टर आ गया, फिर -4, 3 के साथ कोफैक्टर -4 लेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो 3, 4, 3 और -1, फिर आ जाएगा प्लस होता है फॉर्मूला के लिए, पर यहाँ पे -3 है तो ये -3, उसका कोफैक्टर 3 - 2 3 2। इसको अगर सॉल्व कर लें तो 2 - 8 -3 -12 6 + 6, तो ये आपका -6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके -18, -15 होगा, -4 से मल्टीप्लाई होकर के +60, यहाँ पे ये -36 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा ओवरऑल हम लोगों का 60 - 54 दैट इज़ 6। तो डी का वैल्यू हम लोगों का 6 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जो कि बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना कि डी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे सारा कांस्टेंट इक्वल के बाद है, तो सॉल्व करना है इसको। अगर क्रेमर सोल्यूशन है तो कांस्टेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सीधा एक डी लेंगे। डी में पहले वाले कॉलम में x1 का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे 3 है तो वो आ जाएगा। दूसरे वाले कॉलम में x2 का कोएफिशिएंट 4 है, -2 है, 2 है, और लास्ट वाले x3 के लिए जो कोएफिशिएंट्स है वो हम लोग पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद इस डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपैंड कर लेंगे। एक्सपैंड आप जहाँ से चाहे वहाँ करो, प्रॉपर्टी यूज़ करके करना चाहो वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हो। तो हम लोग अगर इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लें तो 3 के साथ उसका कोफैक्टर आ गया, फिर -4, 3 के साथ कोफैक्टर -4 लेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो 3, 4, 3 और -1, फिर आ जाएगा प्लस होता है फॉर्मूला के लिए, पर यहाँ पे -3 है तो ये -3, उसका कोफैक्टर 3 - 2 3 2। इसको अगर सॉल्व कर लें तो 2 - 8 -3 -12 6 + 6, तो ये आपका -6 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके -18, -15 होगा, -4 से मल्टीप्लाई होकर के +60, यहाँ पे ये -36 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा ओवरऑल हम लोगों का 60 - 54 दैट इज़ 6। तो डी का वैल्यू हम लोगों का 6 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जो कि बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखना कि डी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है, तो डी का वैल्यू आने के बाद, नॉट इक्वल टू 0 होने के बाद अब आपको dx निकालना है। तो dx के लिए जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि dx में करना क्या होगा, जो फर्स्ट कॉलम है dx के लिए वो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे 3 3 3 को, उसके जगह पे आ जाएगा इक्वल के बाद जो कांस्टेंट टर्म है 5 7 3। dx का मतलब x वाला कॉलम जो है, यहाँ पे x1 है एक्चुअली, तो dx1 ले लेंगे। तो dx1 फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज़ आप कॉपी कर दोगे। इसके बाद इसको भी एक्सपैंड कर लेंगे, तो देखना इसका आंसर -14 आएगा। आप लोग भी करके देख लेना, ठीक है। मेरा किया हुआ आपको दिखाना है, हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक्सपेंशन आप लोगों को आता होगा। डिटर्मिनेंट हम लोगों ने किया है, तो dx1 -14 वैल्यू आएगा उसका, ठीक। dx2 जब निकालेंगे तो जो x2 वाला कॉलम है, मतलब जो सेकेंड कॉलम है वो चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आना। तो जो सेकंड कॉलम है 4 - 2 और 2, उसके जगह पे जो कांस्टेंट टर्म था
5, 7 और 3 आ जाएगा, और थर्ड कॉलम में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका आंसर एक्सपैंड करने पे 54 आ जाएगा। आप देखोगे लास्ट आप अगर dx3 निकालो तो dx3 निकालने में आपका जो थर्ड कॉलम है -3, 4, -1 विल गेट रिप्लेस बाय द कांस्टेंट टर्म 5, 7 और 3। तो dx3 में पहला कॉलम 3, 3, 3 सेम, सेकेंड कॉलम 4, -2, 2 सेम। जो थर्ड कॉलम है वो चेंज हो जाएगा, उसके जगह पे क्या आएगा, इक्वल के बाद जो कांस्टेंट टर्म है 5, 7 और 3। अब इसको अगर आप एक्सपैंड कर लोगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 48 dx3 का। हम लोगों का 6 आया था। अब अगर फॉर्मूला अप्लाई करके x1 क्या हो जाएगा हम लोगों का, x1 हो जाएगा dx1/d। तो dx1 कितना आया है -14/6, मतलब हम लोग का आंसर हो गया -7/3। x2 अगर निकालने चाहें तो x2 हो जाएगा dx2/d। तो dx2 का वैल्यू था 54, d था 6, मतलब x2 हम लोगों का आ गया 9। उसी तरीके से सिमिलरली x3 के लिए dx3/d। तो dx3 का वैल्यू था 48/6, आंसर आ गया 8। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर आपका आता है वो आप वापस इस इक्वेशन में पुट करके जो इक्वेशन आपको, तो इन इक्वेशंस में अगर बैठा दे जो हम लोग का x1, x2, x3 का जो वैल्यू आया आप देख रहे होगे, x1 -7/3, x2 9 और x3 का वैल्यू 8 आया। इसको अगर इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो रिप्लेस करने के बाद आपको 5 मिलेगा। इसका मतलब आप ये वैल्यू बैठाकर ये भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो आया वो करेक्ट है या नहीं। तो ये और एग्जांपल एक ले लिया हम लोग 3 वेरिएबल का। यहाँ पे आप डी देख रहे होगे कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जितना भी है वो रेड कलर से लिखा गया है, और वाई का जो भी कोफिशिएंट है सेकंड कॉलम में वो ग्रीन कलर से दिया है, और जेड का कोफिशिएंट्स को हम लोग पर्पल कलर से डिनोट कर रहे हैं, वो फ़र्क समझाने के लिए कि एक्चुअली चेंजेस क्या हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दो तो थर्ड वाले इक्वेशन में एक्स नहीं है, पहले दोनों में है, तो इसलिए वहाँ पे 2, 1 ले लिया गया। और जहाँ पे x नहीं है थर्ड इक्वेशन में तो उसके कोफिशिएंट को हम लोग 0 ले लेंगे। y का जो कोफिशिएंट था 3, 1, 2 वो ग्रीन से सेकंड कॉलम में डिनोट कर दिया, z का -5, -1 और 1 थर्ड कॉलम में चलाया। dx जैसे कि हम लोग जानते हैं कि dx का मतलब हुआ कि x वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, तो x का कॉलम यहाँ रेड वाले सारे एलिमेंट से डिनोट कर रहा है, तो उसको हम लोग येलो कलर से जो एलिमेंट था इक्वल के बाद 1, 2, 8 उसके साथ रिप्लेस कर दिया। डी को एक्सपैंड करने पे आंसर -7 आया, वो आप एक्सपेंशन कर लेना। हम सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। एक्सपेंशन करके आपको शो करना है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट लिखोगे, एक्सपैंड करके जिस तरीके से प्रॉपरली करते थे, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो सेकंड रो जो मेंशन करते थे वो करके आपको पूरा प्रॉपर दिखाना है। यहाँ पे सेम dx के लिए भी दिखाना है। dy में सेकंड कॉलम ग्रीन वाले कॉलम को रिप्लेस किया येलो से कांस्टेंट से, बिकॉज सेकंड वाला कॉलम जो था वो ग्रीन कलर से डिनोट हो रहा था, वो y को डिनोट कर रहा था, तो dy का मतलब है कि आपको y को रिप्लेस करना होगा। और dz में हम लोग z को रिप्लेस कर लिया। इन दोनों को भी एक्सपैंड करके जो आंसर आना था -21 और -14 वहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो समझने वाला बात इस क्वेश्चन में ये था कि अगर एक वेरिएबल किसी एक इक्वेशन में प्रेजेंट है और बाकी में नहीं है, तो जहाँ पे वो मिसिंग है उसके कोफिशिएंट को हम लोग 0 मान लिया करते हैं। एक्स वाई जेड का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाला, x1, y3 और z का आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन के लिए 2 आ गया। ये हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो सिर्फ फ़र्क ये है कि x ना देकर सारा जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब 6/x 1/y 1/z इस तरीके से दिया हुआ। तो अप्रोच हम लोगों का चेंज नहीं होगा। हम लोग जिस तरीके से डी लिया करते थे 6 to 1 पहला कॉलम आ जाएगा x का कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम 1 - 3 7, जिस तरीके से सॉल्व करते थे सारा चीज़ वही होगा। d निकाल लेना, dx निकाल लेना, dy निकाल लेना और dz निकाल लेना। सारा एक्सपैंड करके जो आंसर आना था वो भी लिख दिया है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि हम लोग जो x = dx/d देते थे, यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है 1/x है, तो x ना हो के इक्वल नहीं होकर यहाँ पे dx/d विल बी इक्वल टू 1/x। आप देख भी रहे होगे वहाँ पे लिखा है नीचे में कि 1/x = dx/d। तो पहला जो आंसर आया 2 वो x का वैल्यू नहीं आया, वो 1/x का वैल्यू आया। तो अब x चाहिए हम लोगों को। ऑब्वियसली जब सॉल्व करने बोला मतलब हम लोग को 1/x का वैल्यू तो चाहिए नहीं, चाहिए x y z का। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोगों को पहले 1/x मिलेगा, वो ठीक है, पर उसको उल्टा कर देंगे तो एक साफ हो गया। उसी तरीके से दूसरे वाले में भी 1/y का वैल्यू आएगा, 1 था तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होना, तो y का वैल्यू 1 रह गया। 1/z
dz बाई डी करने पे हम लोगों का 3 आ रहा था, तो z का वैल्यू 1/3 आ गया। तो ये रहा हम लोग का क्रेमर्स रूल। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा आज का ये क्लास। आप अगर देखो तो जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ रहा है, आप नोटिस अगर किए होगे तो जब हम लोग स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन किया था जिसमें 2 वेरिएबल था x और y, तो वहाँ पे आपको उतना इसका इंपॉर्टेंस समझ में शायद नहीं आया होगा। पर जैसे 3 वेरिएबल में जितनी आसानी से क्रेमर्स रूल से हम लोग सॉल्व कर पाए इन सारे इक्वेशंस को, वो नॉर्मल हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से इतनी ईजिली नहीं कर सकते। और जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ता है, हालांकि हम लोग के सिलेबस में 3 वेरिएबल ही है, पर जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ता है वैसे वैसे क्रेमर्स रूल जो है हम लोगों का नॉर्मल जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है, जो हम लोग सीखते हुए आए हैं आज तक, जो करते हुए आए हैं, उसके मुकाबले क्रेमर्स रूल ज़्यादा इजी प्रूव होता है।